हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इंटेंसिटी के बारे में। अगर आप ट्रेनिंग बेसिक्स का पार्ट 3 है ये, अगर आपने पहली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मसल ग्रोथ कैसे होती है, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कैसे होती है, वॉल्यूम क्या होता है, यानी आप कितना वर्क कर रहे हैं, बेसिकली ये होता है वॉल्यूम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो जरूर देख लें। और वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था कि आपको कितना वर्क करना चाहिए और उससे अपने पूरे हफ्ते में आप उसे कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, अपना खुद का स्प्लिट भी कैसे बना सकते हैं और उस वॉल्यूम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने पूरे हफ्ते में। और बताया था कि मसल ग्रोथ कैसे होती है, स्ट्रेंथ कैसे होती है। उससे पहले मैंने बताया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी एडहेरेंस या आपके गोल्स, उसके लिए आपको ट्रेन करना चाहिए, उसी से आपका पूरा प्रोग्राम डिपेंड होगा कि जो भी आप करना चाह रहे हैं। और उससे पहले मैं ये बताऊं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो कर लें। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इंटेंसिटी के बारे में। बेसिकली यानी आप कितना हैवी आपको वेट रखना चाहिए। इंटेंसिटी का आप यही लगा सकते हैं, इंटेंसिटी को आप लोड भी कह सकते हैं कि आपका ट्रेनिंग लोड कितना है। इंटेंसिटी आप एक और लगा सकते हैं कि आप फेलियर, आपका एफर्ट कितना है, हाउ हैवी, आप कितना हैवी जा रहे हैं, एफर्ट कितना है। या फिर एक और चीज में हम करते हैं कि आपका 1 रेप मैक्स के आप कितना फास्ट ट्रेन कर रहे हैं। अगर आपका 100 kg 1 रेप मैक्स है बेंच प्रेस में, अगर आप 90 kg इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 90% आपके इंटेंसिटी है, यानी वो हाई इंटेंसिटी है। तो आप इस तरीके से आप इंटेंसिटी को लगा सकते हैं। और इंटेंसिटी से ही आपकी रैप रेंज जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर आप हैवी वेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि 90% ऑफ इंटेंसिटी है आपके 90 kg इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसमें ज़्यादा रेप्स नहीं कर पाएंगे। तो आपको कितना हैवी वेट रखना चाहिए, कौन सी रैप रेंज में ट्रेन करना चाहिए, आज उसके बारे में हम जानेंगे। तो इंटेंसिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपका एफर्ट कितना है आपकी ट्रेनिंग में, कि आप फेलियर के पास ट्रेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और आपको कितना हैवी वेट रखना चाहिए। तो अगर आप ज़्यादा हैवी रखेंगे तो आप कम रेप्स में फेलियर तक ट्रेन करेंगे। यानी अगर आप 100 kg के साथ कर सकते हैं, 90 kg का वेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 2-3 रेप्स में फेलियर तक पहुंच जाएंगे। अगर आप 50 kg का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 15-20 रेप्स इतनी करनी पड़ेगी उस एक्सरसाइज में फेलियर तक जाने के लिए। तो एक जो पहले से फिटनेस इंडस्ट्री में बना हुआ है कि आपको 1 से 5 रेप्स करनी चाहिए स्ट्रेंथ के लिए, 6 से 12 करनी चाहिए मसल ग्रोथ के लिए, और 15 से ज्यादा करनी चाहिए आपका अगर एंड्योरेंस गोल्स हैं। तो क्या ये सही है कि ऐसे इन डिस्ट्रीब्यूट करना इन रेप्स को कि हाँ भी 1 से 5 आपकी मसल स्ट्रेंथ के लिए, 6 से 12 मसल ग्रोथ की रेप रेंज है, आपको इसी में ट्रेन करना चाहिए हमेशा। अगर आपके मसल ग्रोथ के आपका गोल वो है तो, और स्ट्रेंथ है तो 1 से 5 ही रेप रेंज में ट्रेन करना चाहिए। तो इसी बात को प्रूव करने के लिए एक रिसर्च की गई, इसी बात को पाने की देखने के लिए कि क्या ये बात सही है नहीं है। तो डॉक्टर ब्रैड शॉनफील्ड द्वारा उनकी यूनिवर्सिटी से 2 रिसर्च की गई। बल्कि सबसे पहले जो रिसर्च हमारे पास आती है तो उसमें 2 ग्रुप्स को डिवाइड किया गया, जिसमें पहले ग्रुप ने 10 रेप्स किए और दूसरे ग्रुप ने 3 रेप्स किए उनके प्रोग्राम में। और उनका एक और चीज की एफर्ट और वॉल्यूम मैच किए गए थे, यानी उन्होंने फेलियर तक ट्रेन किया था और वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम मैच की गई थी, तो उनको सेम मसल ग्रोथ मिली। और अगले 2 साल बाद एक और रिसर्च की गई उन्हीं द्वारा, उनकी यूनिवर्सिटी द्वारा। तो उसमें उन्होंने इस बार दूसरी रेफरेंस के साथ किया, जिसमें पहले ग्रुप ने 8 से 12 की रेफरेंस में ट्रेन किया और दूसरे ग्रुप ने 25 से 35 की रेफरेंस में ट्रेन किया, और फिर भी उन्हें सेम मसल ग्रोथ दिखी। तो यानी कि जैसा कि हम रेप्स को डिवाइड करते हैं कि 1 से 5 स्ट्रेंथ के लिए तो 6 से 12 मसल ग्रोथ के लिए, तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि आपका अगर जब तक आपका एफर्ट आप फेलियर तक या फेलियर के पास ट्रेन कर रहे हैं तो आपको सेम मसल ग्रोथ होगी। और अगर आपकी वॉल्यूम आपकी ट्रेनिंग की मैच की गई है तो यानी कोई भी स्पेशल रेफरेंस नहीं है मसल ग्रोथ के लिए कि आपको इस रेफरेंस में 6 से 12 के रेफरेंस में आपको ज़्यादा मसल ग्रोथ होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रेफरेंस में मसल ग्रोथ कर सकते हैं जब तक आप फेलियर तक ट्रेन कर रहे हैं या फेलियर के पास ट्रेन कर रहे हैं। तो इसमें एक और चीज़ कि फेलियर तक ट्रेन करना चाहिए, फेलियर के पास ट्रेन करना चाहिए, कि आपका एफर्ट कितना रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा, यानी एफर्ट आपको लगाना ही पड़ेगा आपकी ट्रेनिंग में। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप 50 kg आप 100 kg उठा रहे हैं, 100 kg मैक्स है आपका, तो आप 50 kg के साथ 5 रेप्स लगा के बस हो गई भाई ट्रेनिंग। तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है कितना ही साइंस लगा लो जिसमें आपका हार्ड वर्क आप ना करें। तो सबसे पहले तो आपका हार्ड वर्क जरूर होगा। तो फेलियर तक या फेलियर के पास कैसे में ट्रेन करना चाहिए, फेलियर के पास ट्रेन करना भी काफी मुश्किल होता है, ऐसी चीज नहीं कि आसान बात है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि आप एफर्ट में इम्पोर्टेंट चीज
चीज़ है कि आप अगर फेलियर के पास ट्रेन कर रहे हैं तो आप 2 या 3 रेप्स को रिजर्व में रख रहे हैं। अगर आप फेलियर के पास ट्रेन कर रहे हैं, अगर आप इससे ज़्यादा रेप्स रिजर्व में रखेंगे, अगर आप मान लो कि 100 kg के साथ आप 10 रेप्स कर सकते हैं किसी एक्सरसाइज में, अगर आप 5 रेप्स करेंगे हमेशा, तो आपको उसके इतने मसल ग्रोथ के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आपकी जो पहले मसल है आप उसे ज़रूर मेंटेन कर पाएंगे उस वॉल्यूम से और इस इंटेंसिटी से, पर आपको अगर मसल ग्रोथ के स्टिमुलस चाहिए तो आपको फेलियर के पास ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपकी मैकेनिकल टेंशन बिल्डअप होगी जब आप फेलियर के पास ट्रेन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि मैकेनिकल टेंशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी मसल ग्रोथ के लिए। तो आपको फेलियर के पास ट्रेन करना पड़ेगा। आपको 2 या 3 रेप्स रिजर्व में होने चाहिए। अगर आप 100 के साथ मैक्सिमम 10 रेप्स कर सकते हैं तो आपको 7 रेप्स से ज़्यादा आपको ट्रेन करना पड़ेगा, 7 से 10 की रेप्स में। पर ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप हमेशा फेलियर तक ट्रेन करेंगे, फेलियर तक और फेलियर के पास क्लोज टू फेलियर तक ट्रेन करेंगे, तो रिसर्चेज में पाया गया कि आपको इन दोनों ग्रुप में सेम मसल ग्रोथ होती है। अगर आप फेलियर तक ट्रेन कर रहे हैं या फेलियर के पास ट्रेन कर रहे हैं, इन दोनों में आपको सेम मसल ग्रोथ होती है। थोड़ा सा फर्क होता है जो फेलियर के पास आता है, पर इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता कि आप उसे देख सकें। पर जब भी आप फेलियर तक ट्रेन करेंगे, आप हर रोज हर एक्सरसाइज में हर बार फेलियर तक ट्रेन कर रहे हैं, तो जो उसके मसल बिल्डिंग बेनिफिट्स हैं वो आपको फेलियर के पास ट्रेन करें तभी से में, पर जो उससे फटीग आपकी जो मिल रही है, आप हर बार और हर एक्सरसाइज हर सेशन में फेलियर तक ट्रेन कर रहे हैं, तो उसकी जो फटीग बिल्डअप हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए एक अच्छा आइडिया नहीं है अगर आप हमेशा फेलियर तक ट्रेन करेंगे। एज ए बिगिनर आप इसके बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि फेलियर तक ट्रेन करना भी एक स्किल लगा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बिगिनर हूँ और मैं फेलियर तक इसलिए ट्रेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा फटीग बिल्डअप नहीं करनी है, तो आप उस लेवल पे नहीं हुए हैं, आप इतना ट्रेनिंग लोड नहीं उठा सकते कि आप इतनी ज़्यादा फटीग बिल्डअप ही कर पाएँ। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आप एक बिगिनर के कोई देख रहा है तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। ये थोड़े इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के एथलीट्स के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ मैं ये चीज़ कि उन्हें फटीग, अगर आप फेलियर तक ट्रेन करेंगे तो आपको फटीग ज़्यादा बिल्डअप होगी और उनके सेम मसल ग्रोथ बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए आपको फेलियर के पास ट्रेन करना चाहिए। पर आपको पता कैसे चलेगा कि आप फेलियर के पास ट्रेन कर रहे हैं नहीं कर रहे? इसलिए टाइम टू टाइम आपको फेलियर तक भी ट्रेन करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं सोच रहा हूँ मैं 100 kg के साथ 5 रेप्स कर रहा हूँ और मैं फेलियर के पास ट्रेन कर रहा हूँ, 2 या 3 रेप्स और कर सकता हूँ, और किसी दिन मैं फेलियर तक जा रहा हूँ तो मैं उसमें 10 रेप्स कर पाया, तो जो फेलियर के पास नहीं थे। तो इसलिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आप टाइम टू टाइम आप फेलियर तक भी जा रहे हैं अपने सेशंस में। तो वो आपकी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से अपनी मेसोसाइकिल और किस तरीके से आप अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए ये इसी वजह से बताने के लिए कि आपको फेलियर तक जाने के बेनिफिट्स और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। बेनिफिट्स इतने नहीं है बजाय कि ड्रॉबैक्स ज़्यादा हैं, और अगर कोई बिगिनर देख रहा है तो उसको इस चीज़ के बारे में इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा फटीग बिल्डअप ही नहीं कर सकते, आप इतना ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते, आपको वेट कि आप इतना ज़्यादा अपनी बॉडी को खुद को फटीग कर पाएँ। तो अगली चीज़ हमारे पास आती है कि जैसे बताया था कि जो रैप रेंज में आपको सेम मसल ग्रोथ होती है हर रैप रेंज में, अगर आपका एफर्ट यानी ये चीज़ फेलियर तक या फेलियर के पास ट्रेन कर रहे हैं, एफर्ट सेम है और वॉल्यूम सेम है, तो इसलिए हर एक रैप रेंज में आपको सेम मसल ग्रोथ हो सकती है। पर 6 से 12 की रैप रेंज फिर भी अच्छी है, वो इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल रैप रेंज है। क्योंकि 6 से 12 की रैप रेंज सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो इस वजह से। और वन रैप अगर आप हमेशा लो रैप्स में ट्रेन करेंगे तो इसके जो कहते हैं ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके, क्योंकि जो अगर इस रिसर्च की बात करें तो पहले ग्रुप ने 10 रैप्स इस्तेमाल की, पर उन्होंने सिर्फ 3 सेट्स परफॉर्म करने पड़े उस ग्रुप को, और दूसरे ग्रुप को 3 रैप्स इस्तेमाल करी और उन्हें 8 सेट्स परफॉर्म करने पड़े। वैसे 7 सेट परफॉर्म करने पड़े थे उन्हें, 7 सेट्स परफॉर्म करने पड़े उनकी वॉल्यूम मैच करने के लिए। जैसे कि मैंने पहली वीडियो अगर नहीं देखी तो बहुत जरूर देख ले, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो उनका वॉल्यूम का लोड था, जो जैसे सेट्स इनटू रेप्स इनटू वेट को मैच करने के लिए। और उसका एक एग्जांपल ऐसे ज्यादा सीरियस मत लेना, 3 सेट्स किए 10 रेप्स 50 kg वेट मल्टीप्लाई बाय में 1500, और इसमें 3 रेप्स किए 8 सेट्स
क्योंकि सात सात सेट्स के साथ कोई अच्छे तरीके से पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रही थी, इसलिए 8 सेट्स कर दिया कि 8 सेट्स 3 रेप्स 62.5 kg वेट और फिर आपको 1500। तो इस तरीके से आपको कि बताने के लिए कि उन्होंने 7 सेट्स क्यों परफॉर्म किए थे, क्यों उनकी वॉल्यूम को मैच करने के लिए तो उन्होंने 7 सेट्स परफॉर्म किए थे। तब उन्हें ये एग्जांपल था सिर्फ, तो तब उनकी वॉल्यूम मैच की गई, फेलियर तक ट्रेन किए गए और तब उन्हें सेम मसल ग्रोथ मिली। पर इस ग्रुप में क्या खास बात थी कि इस ग्रुप में काफी ज्यादा ड्रॉप आउट रेट्स देखे गए, क्योंकि इस ग्रुप की जो इंटेंसिटी और वॉल्यूम थी उसे लोग नहीं झेल पाए। क्योंकि अगर आप हमेशा लोअर रैप रेंज में ट्रेन करेंगे तो आपको हैवी वेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा नहीं होगा इतना, क्योंकि उन पे ज्यादा लोड पड़ेगा। आप हमेशा हैवी वेट इस्तेमाल कर रहे हैं और हैवी वेट के साथ हमेशा कर रहे हैं तो उसमें आपके इंजरी रिस्क भी ज़्यादा है। अगर आप हमेशा हैवी वेट्स के पास ट्रेन कर रहे हैं और आपके जॉइंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए जो लो रैप रेंज का ड्रॉबैक ये है, अगर आप हमेशा कम रैप रेंज में ट्रेन कर रहे हैं तो इसका ज़रूर ध्यान रखें कि आपको इंजरी के चांसेस और आपके जॉइंट के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए 6 से 12 की रैप रेंज प्रैक्टिकल है और 15 से रैप रेंज की इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। 15 से ज़्यादा रैप्स आप कर रहे हैं जैसे 25 से 30, तो इस ग्रुप तो इसमें ये ड्रॉबैक्स हैं कि इसमें आप काफ़ी ज़्यादा फटीग बिल्डअप करते हैं। आपने किसी आदमी को देखा कि वो डेडलिफ्ट में 25 से 35 की रैप रेंज में ट्रेन कर रहा है, काफ़ी कम ही देखा होगा, और या फिर स्क्वाट्स में 25 से 30 की रैप रेंज में ट्रेन कर रहा है, तो ये आपने काफ़ी कम ही देखा होगा मेरे हिसाब से, किसी को देखा भी नहीं होगा। तो इसलिए ये इसके ड्रॉबैक्स हैं कि अगर जब भी आप ज़्यादा रैप रेंज में ट्रेन करने की कोशिश करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा फटीग बिल्डअप करेंगे और आपको फेलियर के पास ट्रेन करना भी आपके लिए मुश्किल होगा काफ़ी, क्योंकि आप ये नहीं बता पाएंगे कि आप फेलियर के पास ट्रेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और फेलियर तक जाएंगे तो आप जो जितनी सारी रैप्स परफॉर्म कर रहे हैं तो बिना बात में काफ़ी ज़्यादा फटीग बिल्डअप कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा हमेशा हाई रैप रेंज में ट्रेन कर रहे हैं, तो इसके ये ड्रॉबैक्स हैं। और एक और चीज़ की जो कहते हैं कि हैवी रैप्स, ज़्यादा रैप्स कटिंग के लिए और कम रैप्स बल्किंग के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो आपकी न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, आपका बल्किंग और आपका क्या कहते हैं कि आपका कटिंग आपके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करेगा, आपका वेट, आपकी मसल ग्रोथ आपकी ट्रेनिंग पे भी डिपेंड करेगा सबसे पहले, और आपके न्यूट्रिशन पे कि आप प्रोटीन इनफ ले रहे हैं, स्लीप इनफ ले रहे हैं, नहीं ले रहे। पर ऐसा कहना कि कटिंग के लिए ज़्यादा रैप्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मिथ है ये, और किसी वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। तो हैवी हमेशा लो रैप्स में ट्रेन करने के ये ड्रॉबैक्स हैं कि आपके इंजरी रिस्क ज़्यादा है, जॉइंट्स के लिए अच्छा नहीं है। हमेशा ज़्यादा रैप रेंज में ट्रेन करने के लिए ये ड्रॉबैक्स हैं कि आप फटीग काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप होती है और आपको फेलियर तक जाना पड़ेगा, तो फटीग ज़्यादा बिल्डअप होगी, और फेलियर के पास ट्रेन करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा रैप्स में ये बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आप फेलियर के पास ट्रेन कर भी रहे हैं नहीं कर रहे, ऐसा मेजर करना, तो इसलिए ये ड्रॉबैक्स है ज़्यादा रैप रेंज में ट्रेन कर रहे हैं। तो इसलिए 6 से 12 की रैप रेंज सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसमें आप अच्छे तरीके से जो वेट इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपके जॉइंट्स के लिए इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं होगा, और आप आसानी से फेलियर के पास भी ट्रेन कर सकते हैं, आसानी से ये चीज़ बता सकते हैं। तो इसलिए 6 से 12 6 से 15 की रैप रेंज सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो इसलिए इसके बेनिफिट्स ये हैं, ऐसा नहीं है कि आप हैवी रैप्स कर लीजिए या लो रैप्स कर लीजिए मसल ग्रोथ के लिए, जैसे कि बताया कि इन दोनों ग्रुप्स में सेम मसल ग्रोथ हुई थी, पर जो प्रैक्टिकल की जो आपको अपनी ट्रेनिंग में खुद के रियल लाइफ में आपको क्या करना चाहिए, तो इसलिए 6 से 12 की रैप रेंज सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और कोई इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये स्पेशल रैप रेंज है। और एक और चीज़ कि आप एक्सरसाइज पे डिपेंड करने दीजिए कि आपको किस रैप रेंज में ट्रेन करना है, क्योंकि अगर आपने जैसे बताया कि आपने किसी को नहीं देखा होगा डेडलिफ्ट में या स्क्वाट्स में 25 से 30 की रैप रेंज में ट्रेन करते हुए, तो जो आपके कंपाउंड मूवमेंट्स हैं जिसमें आप ज़्यादा वेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस, इनमें ज़्यादा वेट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन्हें थोड़ी लो रैप्स में आप ट्रेन कीजिए। और जो आइसोलेशन एक्सरसाइज हैं जैसे कि बाइसेप्स कर्ल्स, आपने किसी को नहीं देखा होगा बाइसेप कर्ल्स में 1 रैप मैक्स ट्राई कर रहा है, क्योंकि इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं उसमें, तो इसलिए आइसोलेशन एक्सरसाइज में आप मॉडरेट रैप्स यानी जैसे बताइए 8 से 12 या 8 से 15 की रैप रेंज आप कर सकते हैं। और एक नेचुरल लिफ्टर के लिए, अगर आप नेचुरल हैं, नेचुरल लिफ्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है उसकी ट्रेनिंग में, वो हर एक एक्सरसाइज में और हर एक रैप रेंज में टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है, चाहे आपका गोल स्ट्रेंथ इंक्रीज ना भी करना हो,
प्रोग्रेसिव ओवरलोड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो एक नेचुरल लिफ्टर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रोवाइड करना। तो यानी आप टाइम के साथ हर एक एक्सरसाइज की कहा मैंने, हर एक एक्सरसाइज और हर एक रैप रेंज में आप टाइम के साथ अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप श्योर हो सकते हैं कि आप मसल बिल्ड आप सही तो मसल बिल्डिंग कर रहे हैं। क्योंकि नेचुरल लिफ्टर्स के लिए फिजिक में चेंजेस आने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी स्लो प्रोसेस है मसल बिल्डिंग। तो इसलिए एक अप्रोक्सी के रूप पे आप ये जरूर देख सकते हैं कि आपके हर एक रैप रेंज में, हर एक एक्सरसाइज में आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल आपकी आती है 6 से 12 के रैप रेंज पर, एक्सरसाइज पे डिपेंड करने दीजिए। कंपाउंड एक्सरसाइज में लो रैप्स इस्तेमाल कीजिए, टाइम टू टाइम थोड़ा चेंज करते रहिए। आइसोलेशन एक्सरसाइज में मॉडरेट रैप्स इस्तेमाल कीजिए, 8 से 15, थोड़ा एक्सरसाइज पे डिपेंड करने दीजिए कि आपको किस रैप रेंज में आप उसे अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो ये सबसे अच्छी टिप्स है। रिसर्चेज में तो कह दिया कि हर एक में सेम ग्रोथ होती है, पर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए कंपाउंड एक्सरसाइज में मैं ऐसा अगर रिसर्चेज के हिसाब से कह दूं कि आप कंपाउंड एक्सरसाइज में आप 25 से 30 कीजिए, तो आपको सेम मसल ग्रोथ होगी, पर आपको इतनी ज़्यादा फटीग होगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए कंपाउंड एक्सरसाइज में लो रैप्स रखिए, आइसोलेशन एक्सरसाइज में मॉडरेट टू हाई रैप्स रखिए, टाइम टू टाइम थोड़ा हाई रैप्स भी करते जाइए कि 20 तक चले गए किसी एक्सरसाइज में, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रोवाइड करते रहिए। जैसे कि बताया कि एक नेचुरल एथलीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो टाइम के साथ अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है। और एक और चीज़ कि एक हाई इंटेंसिटी और एक हाई वॉल्यूम प्रोग्राम में क्या फ़र्क होता है। एक हाई वॉल्यूम प्रोग्राम आप कह सकते हैं तो सबसे पहले तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी तो आपको समझ में आएगा कि वॉल्यूम आप कितना वर्क कर रहे हैं उसे काउंट करते हैं नंबर ऑफ सेट्स में। तो एक हाई वॉल्यूम और एक हाई इंटेंसिटी प्रोग्राम में क्या फर्क होगा। हाई वॉल्यूम को एक प्रोग्राम हम कह सकते हैं जब आप 8 सेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में आप कर रहे हैं 10 रेप्स, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा ओवरऑल लोड उठा रहे हैं। अगर आप 8 सेट्स कर रहे हैं, 50 kg इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें आप टोटल ओवरऑल जो वेट उठा रहे हैं पूरे ट्रेनिंग सेशन में ज़्यादा है इस ग्रुप में। और इस ग्रुप में आपको ज़्यादा वेट इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आपके 1 रैप मैक्स के पास होगा। फेलियर तक जाने के लिए 3 रैप्स करनी है आपको, यानी 100 kg मैक्स है आपका और 90 kg के पास ट्रेन करना पड़ेगा उसके आसपास। अब 3 रैप्स में फेलियर तक जाना है, तो इसमें आपकी 90% इंटेंसिटी हुई। तो एक 8 सेट्स इनटू में 3 रैप्स, तो आप ये लगा सकते हैं हाई इंटेंसिटी प्रोग्राम। तो ये फर्क होता है हाई वॉल्यूम और हाई इंटेंसिटी प्रोग्राम में। और कभी भी दोनों वर्ल्ड जो अलग अलग ये चीज़ है, हाई इंटेंसिटी और हाई वॉल्यूम, दोनों को एक साथ करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जो इस ग्रुप में हमें यही देखने को मिला कि ये हाई इंटेंसिटी और हाई वॉल्यूम दोनों इन्होंने एक साथ करने की कोशिश की, इसलिए हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट्स देखे गए, यानी काफ़ी लोग बीच में ही छोड़ के चले गए इसे, क्योंकि वो हाई इंटेंसिटी भी थी, क्योंकि ज़्यादा 1 रैप मैक्स के पास ट्रेन करना पड़ा और साथ में ज़्यादा भी हर बार ज़्यादा उसे करना भी पड़ा। इसलिए ये ध्यान रखें कि दोनों को एक साथ करने की कोशिश मत कीजिएगा। एक हाई इंटेंसिटी और हाई वॉल्यूम प्रोग्राम को दोनों एक साथ किया पे ज़्यादा वेट 1 रैप मैक्स के पास भी ट्रेन कर रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा बार भी कर रहे हैं, वो आपके जॉइंट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, आप उस ट्रेनिंग लोड को नहीं रिकवर कर पाएंगे। तो टाइम टू टाइम की आप ये जरूर ध्यान रखें कि चाहे तो एक हाई वॉल्यूम प्रोग्राम करें या फिर हाई इंटेंसिटी, और उन्हें चेंज की 3-4 महीने आपने हाई वॉल्यूम पे फोकस किया या ज़्यादा, और फिर एक हाई इंटेंसिटी जो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में मदद करे। और एक और चीज़ जैसे कि मैंने बताया कि 3-4 महीने करें फॉलो प्रोग्राम को, तो जब तक आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपके प्रोग्राम से तब तक उसे चेंज करने की कोशिश करिए मत कीजिए। अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, उसे क्यों चेंज करना चाह रहे हैं। तो एक बस ये बताने के लिए कि जो इन लोगों ने रिसर्च की थी इसलिए, पर जो गलती थी इस प्रोग्राम में कि हाई इंटेंसिटी और हाई वॉल्यूम प्रोग्राम दोनों था, इसलिए उन्हें इतनी ज़्यादा फटीग और ऐसे इसलिए ड्रॉप आउट रेट्स काफ़ी ज़्यादा लोग इसलिए उसे छोड़ के चले गए। तो आप ऐसा मत कीजिए कि अपने खुद के प्रोग्राम में कि आप ज़्यादा वेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं और एक हाई इंटेंसिटी और हाई वॉल्यूम प्रोग्राम दोनों एक साथ फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही कि हाई कितना हैवी आपको वेट इस्तेमाल करना चाहिए, इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, फेलियर के पास आपको एफर्ट होना ही चाहिए, रेफरेंस सभी सेम है जब तक आपका एफर्ट और वॉल्यूम सेम है, पर जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है वो 6 से 12 या 6 से 15 लगा सकते हैं, वही रैप रेंज है, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली में इसमें लो रैप्स में करेंगे तो इंजरी रिस्क और जॉइंट पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। एंड्योरेंस में फटीग ज़्यादा होगी, फेलियर के पास ट्रेन करना मुश्किल होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो अच्छी रैप रेंज है वो है
प्रैक्टिकल रैप रेंज है कि वो 6 से 12, 6 से 15 की। और इसमें भी ध्यान रखें कि आप बाइसेप्स कर्ल्स में कोई 6 तक कम ही करते हैं लोग, कि आप डंबल बाइसेप्स कर्ल में 6 रेप्स कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो कंपाउंड एक्सरसाइज में लो रेप्स रखिए, आइसोलेशन एक्सरसाइज में थोड़ी मॉडरेट रेप्स रखिए, फेलियर तक जा रहे हैं आप, ये ध्यान रखिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही कि आपको कितना हैवी वेट इस्तेमाल करना चाहिए। अगली वीडियो में होगा आपके प्रोग्रेस, कि आप किस तरीके से प्रोग्रेशन, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रोवाइड करना है और एक्सरसाइज कौन सी करनी है, दोनों एक साथ ही होंगे अगली वीडियो में। और अगली वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट्स में बताना आपके और कोई क्वेश्चन है तो मैं जरूर उनका रिप्लाई करूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।